Once again, welcome dear friends, and it is the third consecutive video on this topic. So today we are going to talk about macroeconomics. So in class 11th, you have already studied about the microeconomics, and you know that microeconomics is that branch of economics which studies the behavior of individual and units of an economy, such as firms or household. It determines the price of a commodity or factors of production, and demand and supply are the basic tools of that. So macroeconomics, contrary to microeconomics, macroeconomics is that branch of economics which studies the behavior of aggregates entire of the economy की बात करता है ये. It aims to determine aggregate output, national income and employment level of economy. Aggregate demand and aggregate supply of all goods and services are the main tools of the macroeconomics. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो देखो आप, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से निकला है. इसका मतलब ये होता है लार्ज. तो निश्चित रूप से ये पूरे इकोनॉमी की बात करता है, और इसको समझने के लिए वो ब्रिक्स और बिल्डिंग का जो एग्जांपल है कि ब्रिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इज कैन बी रिप्रेजेंटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाइल बिल्डिंग इज the part of macroeconomics representation. Okay, so in macroeconomics we study the economic behavior of economy as a whole by focusing our attention on aggregate measure of such as total output, employment and aggregate price level. Here we are interested in finding out how the level of these aggregate measures are determined. Okay, and how the levels of these aggregates measures change over time. कैसे ये इसको डिटरमाइन करते हैं और कैसे समय के साथ बदलता जाता है. Some of the important questions that are studied in macroeconomics are as follows. What is the level of total output in the economy? How is the total output determined? How does the total output grow over time? ठीक है. Are the resources of the economy, that is labor, fully employed? What are the reasons behind the unemployment of resources, and why do price rises? So what is the level of output in the economy? Economy में output का level क्या होगा? How is the total output determined? Total output determined कैसे होता है? And how does the total output grow over time? और ये कैसे बढ़ता है समय के साथ? Are the resources of the economy fully employed? क्या इस इकोनॉमी की जो रिसोर्स हैं, स्पेशली लेबर, मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जा रही है? अगर नहीं मिल रही है तो क्यों और नहीं? इससे हम उसके कई एस्पेक्ट्स निकाले जा सकते हैं. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हैं? वाई डू प्राइस राइज, और प्राइसेस राइज क्यों होते हैं? सो दस इंस्टीड ऑफ स्टडीइंग द डिफरेंट मार्केट्स एज इज डन इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत तरह के मार्केट्स को देखा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, डिओपोली, एटसेट्रा एटसेट्रा. In macroeconomics we try to study the behavior of aggregate और macro measures of performance of the economy. मतलब पूरे बड़े पैमाने पर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं. ओके, सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को हम जानते हैं कि देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम. दैट इज अ वैल्यू एडेड मेथड, और प्रोडक्ट मेथड, और इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो हम उस मेथड्स का जो अकाउंटिंग है उसको हम मेजर करेंगे. तो आखिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ टूल्स कह लिए उसको. तो उसमें पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स. क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें डबल काउंटिंग का खतरा होता है. डबल काउंटिंग की वजह से हम नहीं लेते हैं. जैसे हमने फ्लोर और ब्रेड का एग्जांपल लिया, तो फ्लोर ब्रेड को बनाने में फ्लोर का यूज होता है. तो फ्लोर मान लीजिए 5 रुपीज़ का है और ब्रेड 10 रुपीज़ का है. तो 10 रुपीज़ में तो 5 रुपीज़ के फ्लोर की कीमत इंक्लूडेड है. इसलिए अगर हम फ्लोर की भी कीमत को जोड़ लें 5 रुपीज़, और ब्रेड की कीमत को 10 रुपीज़ जोड़ लें, तो 15 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा. अकाउंटिंग मेजरमेंट नेशनल इनकम का सही नहीं होगा. इसलिए हम हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करते हैं. तो लेट अस सी what is final goods and what is intermediate goods. Okay, so goods are classified as a final goods and intermediate goods on the basis of end use of the goods. उसका अंतिम यूज किस प्रकार होता है उसके आधार पर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफाइन करते हैं. तो फाइनल गुड्स, इफ गुड्स आर परचेज फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए किया जाता है. दैट इज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स.
हम उपभोग करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे फर्म्स करती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दीज आर कॉल्ड द फाइनल गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट्स। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन द देम इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइनल गुड्स का। एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म, मशीन किसने परचेज किया? फर्म। फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में लगाने के लिए। इज अ फाइनल गुड फॉर बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए मशीन को परचेज किया गया, इसलिए फाइनल गुड हो गई। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड एज इट इज परचेज फॉर कंजम्पशन। ओके, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल इज अ फाइनल products because it is purchased for investment. Computers installed in an office is the final product because it is purchased for investment. Printers purchased by a lawyer for office use is a final product because it is purchased for investment. Blackboard used in school is a final good because it is for investment. It is not used up completely in a year but remains for production of educational services. And finally, second hand car purchased by a household is a final good because it is purchased for consumption. ओके, सो हमने यहाँ देखा कि फाइनल गुड्स के लिए पहला पॉइंट क्या है? कंजम्पशन के लिए यूज हो तब फाइनल गुड होगा, या जिससे कि हम अपने वांट्स का को सेटिस्फाई कर सकें, या इन्वेस्टमेंट, जनरली इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स के द्वारा किया जाता है और कंजम्पशन हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है। तो हाउस होल्ड के द्वारा जो कंजम्पशन करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के जनरली फर्म्स के द्वारा किया जाता है। तो फर्म्स, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स अगर हो तो वो फाइनल गुड्स के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमने मिल्क के एग्जांपल से देखा, फर्नीचर का एग्जांपल देखा, कंप्यूटर्स का एग्जांपल देखा, प्रिंटर्स का एग्जांपल देखा। सो एंड यूज जो है वह डिटरमाइन करता है कि वेदर द गुड इज द फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। इन द नेक्स्ट video we'll talk about the intermediate goods. Thank you, bye bye.